बंगाल विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में एक बार फिर से चुनाव आयोग का फॉर्म 6 चर्चा का विषय बना हुआ है। फॉर्म 6 वस्तुतः चुनाव आयोग का वो आवेदन फॉर्म है जिसके माध्यम से आप मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी मतदाता होने के लिए, नए मतदाता के रूप में शामिल होने के लिए आप जो पंजीकरण कराते हैं वो फॉर्म 6 के माध्यम से ही कराते हैं। तो फॉर्म 6 को लेकर के किस प्रकार का विवाद खड़ा हुआ है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को नया मतदाता बनना है, नए मतदाता के रूप में अपने आप को पंजीकृत कराना है, तो उसको फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन करना है। अगर मतदाता सूची में से किसी का नाम हटाना है तो वो प्रक्रिया फॉर्म 7 के माध्यम से की जाती है, और अगर मतदाता सूची का संशोधन किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का सुधार किया जाता है, तो वो फॉर्म 8 के माध्यम से किया जाता है। तो नई मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 होता है चुनाव आयोग का। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। यानी लोकसभा और विधानसभा में 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने आप को मतदाता के रूप में पंजीकृत करा करके मतदान कर सकता है, ये बात दी गई है। तो फॉर्म 6 कौन भर सकता है, फॉर्म 6 के तहत कौन आवेदन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म 6 भरना होता है। उसमें अपना जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ निवास प्रमाण पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उसे देने पड़ते हैं। जैसे जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट या 12वीं का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके अलावा या तो वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक चीज भी प्रदान कर सकता है। इनमें से कोई भी चीज प्रदान कर सकता है जन्म तिथि के प्रमाण के लिए। निवास के प्रमाण के लिए वो बिजली, पानी या गैस का 1 वर्ष का बिल दिखा सकता है, या बैंक पासबुक दिखा सकता है, या रेंट एग्रीमेंट को भी दिखा सकता है। तो उसके निवास का भी एक प्रमाण पत्र, एक तरह से प्रमाण मिल जाता है। फिर आगे की प्रक्रिया क्या है? अच्छा, ये जो आवेदन किया जाता है ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आप किस प्रकार से करेंगे? चुनाव आयोग का जो ईसीआई नेट पोर्टल है वहां जाकर के ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। और ऑफलाइन आवेदन के लिए जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ये जो आप पूरी जानकारी भरते हैं, इसका मूल्यांकन, इसका सत्यापन कौन करता है? इसका वेरिफिकेशन किया जाता है बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा। तो बूथ लेवल ऑफिसर जब इसकी प्रारंभिक जांच कर लेता है, इसके विवरणों का सत्यापन कर लेता है, तो वो अंतिम मंजूरी के लिए ईआरओ को इसको भेजता है। ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो क्या करता है? आपकी उम्र की जांच करता है कि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, नहीं हो गई है। आपके निवास की जांच करता है कि क्या आप उसी क्षेत्र में निवास करते हैं या नहीं करते हैं, और क्या आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फॉर्म 6 के तहत सिटीजनशिप का प्रूफ देना जरूरी नहीं होता है। इसके दौरान आप अपनी सिटीजनशिप को, आप अपनी नागरिकता को सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से घोषित करते हैं। लेकिन अगर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन झूठा है, गलत है, तो आप पर जुर्माना हो सकता है, 1 वर्ष की सजा हो सकती है, दोनों हो सकता है, जुर्माना और 1 वर्ष की सजा हो सकती है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो मतदाता सूची में नए मतदाता को शामिल कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया है। तो आप देखेंगे कि इसमें ईआरओ यानी चुनाव पंजीकरण अधिकारी की विशिष्ट भूमिका है, क्योंकि वो मतदाता सूची का रखरखाव करता है, आवेदनों पर निर्णय भी वही लेता है। ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, ये वस्तुतः चुनाव आयोग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाता है, और सामान्य तौर से एसडीएम या उसके समान रैंक का अधिकारी ही जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो होता है। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि होती है, किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहे हो और उसमें जो नामांकन की अंतिम तिथि है, उससे पहले ही नए मतदाताओं के लिए जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी होना अनिवार्य है। जैसे मतदाता सूची का अपडेशन किया जाता है, चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन किया जाता है। इसको किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है? एसएसआर, स्पेशल समरी रिवीजन, और एक होता है कंटिन्यूअस अपडेशन के माध्यम से इसको किया जाता है। ये क्या है और इसको लेकर के क्या विवाद खड़ा हुआ है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए और आप घर बैठकर ही तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स।
ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और वहां पर ऑफलाइन जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इस फीस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर यहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर दीजिएगा। 87501 पर कॉल करना है आपको। अब वो देखते हैं कि ये जो बंगाल विधानसभा चुनाव है उसमें जो ये पूरी प्रक्रिया है अपना फॉर्म 6 को जमा कराने की, ये इस पर विवाद खड़ा क्यों हुआ है। आप ये तो जानते ही हैं कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कब होना है, 23 अप्रैल को मतदान होना है और 29 अप्रैल को मतदान होना है, ठीक है। और 23 अप्रैल को जो पहले चरण के चुनाव होंगे इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है 6 अप्रैल और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है 9 अप्रैल। अब हमने अभी बात की थी कि चुनाव से पहले मतदाता सूची का एक प्रकार से उसको अपडेशन किया जाता है, या तो स्पेशल समरी रिवीजन के माध्यम से या फिर आप कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। लेकिन जो कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रक्रिया आपकी चलती है ये किस तिथि के बीच में नहीं चलती है। अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव है तो जो नॉमिनेशन दाखिल करने की, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता, इस अवधि के दौरान आप फॉर्म 6 के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, जो मतदाता सूची में संभावित प्रविष्टियां होती हैं, इस पर आपत्तियां दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय देना जरूरी है। और इसके संबंध में जो सूचना है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के कार्यालय के जो निर्देश होते हैं, कार्यालय का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सूचना पट होता है, वहां पर उसके बारे में विवरण प्रकाशित करना होता है। तो 7 दिन का समय देना जरूरी है। अब ये तिथि आ गई है नजदीक पूरी। बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया अपनाई गई है और बंगाल में आप जानते हैं कि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत नियुक्त न्यायिक अधिकारी हैं वो अभी भी लाखों मतदाताओं की पात्रता पर निर्णय ले रहे हैं। और अगर वो पात्रता पर निर्णय ले रहे हैं तो उनके पास अपील दाखिल करने का कितना समय होगा, जब पहले से ही रजिस्ट्रेशन की तिथि के लिए 7 दिन भी नहीं बचे हैं। क्योंकि 7 दिन का यहाँ ईआरओ को समय देना जरूरी है। और यही विवाद का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है कि ये प्रक्रिया अगर पहले पूरी हुई होती तो अगर किसी भी पीड़ित को अपील तो दाखिल करने का समय दिया होता। और इसी को लेकर के फॉर्म 6 को लेकर के विवाद हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी भी फॉर्म 6 के तहत वहां पर आवेदन किए जा रहे हैं। तो फॉर्म 6 के तहत अगर आवेदन किए जा रहे हैं, पहले तो इसकी जांच करना बहुत जरूरी है कि क्या वास्तव में आवेदन हो रहे हैं। और अगर आवेदन हो रहे हैं तो ये जो अपील करने का अधिकार है पीड़ित का, तो ये क्या अधिकार उसे मिलेगा, क्योंकि इस दौरान तो आप कि ये जो कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रक्रिया है ये बंद रहेगी। तो क्या इसका प्रभाव बंगाल चुनाव पर पड़ेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। नए वोटर के पंजीकरण से संबंधित फॉर्म 6 किस नियम के तहत आता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं: चुनाव अधिनियम 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1952 या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से एक नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।